जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। आज मैं 67वीं बीपीएससी के दृष्टिकोण से प्रीवियस पेपर यानी कि 66वीं बीपीएससी का हिस्ट्री वाला भाग करवाने वाला हूं। तो हिस्ट्री वाला भाग को 25 क्वेश्चन या 26 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उस क्वेश्चन का यहाँ फुल डिटेल्स होने वाला है। अब तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत का निशान मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। मैं सारा का सारा ऑप्शन नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, और कोशिश करूँगा कि जिसका आंसर होगा उसका टोटल का टोटल व्याख्या हो जाए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है कि राजस्थान के हनुमानगढ़, क्या कहता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित कालीबंगा नामक स्थान, कौन सा नदी? घग्गर नदी के स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले। इस पुरातन की खोज यानी कि किसकी खोज की बात कर रहा है? कालीबंगा की खोज की बात कर रहा है। इसका खोज जो है 1953 ईस्वी में कौन किया है? बीबी लाल ने किया था। कौन किया है? बीबी लाल। ध्यान में रखिएगा। यदि इसमें ऑप्शन की कुछ और बात करें, जैसे कि धोलावीरा गुजरात में है, धोलावीरा ध्यान में रखिएगा गुजरात में है, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, उसके बाद लोथल भी गुजरात में है। लोथल को हम लोग क्या मानते हैं? लोथल जो है ना ये बंदरगाह भी हुआ करता था, ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदड़ो है जहाँ सबसे बड़ा जो है ना स्नानागार मिला गया है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिरत्न, क्या है? त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची ज्ञान यानी कि सटीक ज्ञान की बात करें या सच्ची आस्था और सटीक क्रिया में से किस से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। जैन धर्म का जो है प्रथम तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ था। और अंतिम और एवं वास्तविक तीर्थंकर किसको? महावीर को माना जाता है। किसको? महावीर को माना जाता है, जो 24वें तीर्थंकर थे। ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बुद्ध धर्म। बौद्ध धर्म तो जानते हैं, गौतम बुद्ध इसका क्या था? संस्थापक है। और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म जानते ही हैं। ईसाई धर्म। चलिए अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की यदि बात करें तो जैन धर्म की क्या कह रहा है कि मूल तीन रत्न माने गए हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, उसके बाद सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जिसमें मोक्ष का बात बताया गया। जिसको मोक्ष मिल जाता है उसको कैवल्य बोलते थे। क्या बोलते थे? कैवल्य। ध्यान में रखिएगा। इसमें सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सच्ची श्रद्धा। सम्यक दर्शन का अर्थ सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान का अर्थ था सच्चा ज्ञान और सम्यक चरित्र का अर्थ था सच्चा चरित्र। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर ए है योग, ऑप्शन नंबर बी है न्याय, ऑप्शन नंबर सी है वैशेषिक और ऑप्शन नंबर डी है सांख्य। तो यदि इसकी बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैशेषिक। वैशेषिक भी है, जैसे योग दर्शन तो पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, उसके बाद वैशेषिक दर्शन कनाद और सांख्य दर्शन तो कपिल। ध्यान में रखिएगा, सांख्य दर्शन कपिल। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता कि भौतिक जगत, क्या कहता है? भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्मता की सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से हुई है। यानी कि यदि भौतिक जगत की बात करें तो एकदम छोटे छोटे कण मिल करके क्या बने हैं? एकदम छोटे छोटे परमाणुओं से, क्या कहते हैं, अणु से फिर आपको एक धीरे धीरे न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबसे एकदम सबसे छोटे छोटे है, इस तरह से तोड़ा गया है। तो इसकी यदि चर्चा करें तो सबसे पहले इस सिद्धांत का जो जनक है वो महर्षि कणाद थे। कौन थे? महर्षि कणाद। वो भारतीय प्राकृतिक वैज्ञानिक और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन के विशेष शिक्षा स्कूल की स्थापना की है। विशेष शिक्षा स्कूल की स्थापना भी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किए थे? चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर की बात करते हैं। तो कश्मीर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। क्या हो जाएगा? कनिष्क। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि संगति में थैवरवाद त्रिपिटक को तार के पत्तों में लिखा गया है। संगतिवाद में थैवर में त्रिपिटक को तार के पत्तों पर लिखा गया। ये संगति कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के काल में हुआ था। कहाँ पर? कश्मीर के कुंडल वन में। इसमें कहता कि प्राचीन काल में कुल 4 बौद्ध संगति हुए थे। कितने? 4 बौद्ध। पहले बौद्ध संगति की यदि बात करें, पहले बौद्ध संगति तो 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी सप्त पर्णी गुफा स्थान पर अजातशत्रु के शासनकाल में जो हर्यक वंश से संबंधित थे। अजातशत्रु किस वंश से? हर्यक वंश से संबंधित थे। और अध्यक्ष तो जो थे वहाँ महाकश्यप अध्यक्ष थे। चलिए द्वितीय बौद्ध संगति की यदि बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगति यहाँ पर गलत लिखा गया, 383 ईस्वी होगा। कितना होगा? 383 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर 300, पहली 483, दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व। और पूर्व क्या कहता है? पूर्व वैशाली स्थान पर हुआ और कालाशोक के शासनकाल में जो शिशुनाग से संबंधित थे।
और इसका जो अध्यक्ष था वो सबगामी था, ध्यान में रखिएगा, सबगामी। चलिए, तृतीय बोध संगति की यदि बात करें, तृतीय बोध संगति की यदि बात करें तो वो 251 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 251 ईस्वी पूर्व। और पाटलिपुत्र स्थान यानी कि आज का जो पटना है, कि अशोक के शासनकाल में, और जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे, और इसका जो अध्यक्षता किए थे वो मोगलीपुत्र तीसरे थे। कौन थे? मोगलीपुत्र तीसरे। और चतुर्थ बोध संगति की यदि बात करें तो यही चतुर्थ बोध संगति की बात है कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ, जो कुषाण वंश से संबंधित है, और इसका अध्यक्षता जो है वसुमित्र किए थे। और उपाध्यक्ष, ध्यान में रखिएगा, सिर्फ जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय उसमें सिर्फ अध्यक्ष हुए थे, लेकिन चतुर्थ बोध संगति की बात करें तो इसमें उपाध्यक्ष भी हुए थे, और उस उपाध्यक्ष का नाम अश्वघोष थे, और अध्यक्ष जो है वसुमित्र थे। ठीक, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने लख्त एवं लोह की नीति अपनाई? ध्यान में रखिए, लख्त एवं लोह की नीति की यदि बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। इसका सही आंसर क्या होगा? बलबन। व्याख्या देख लेते हैं। कहता है सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद दिल्ली के जो सुल्तान थे, यानी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा गुलाम वंश का शासक था, और बलबन ने अपने शासक काल के दौरान रक्त और लोह नीति का प्रतिपादन किया। अपनी ताकत के माध्यम से मेवातियों को कुचल डाला तथा उसने अपने अधिकारियों को अनुशासित भी किया। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पेशाब, ध्यान में रखिएगा, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी, और इस प्रथा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सुल्तान के सामने जो है क्या करेगा? सुल्तान के सामने आने पर घुटना के बल झुक जाएगा, घुटना के बल झुक कर सर से जमीन को चूमता है और सुल्तान का सम्मान करता है। यानी कि किसकी बात करेंगे? वो बलबन अपने दरबार में जो एक प्रथा लाया था, सिजदा और पैबोस, इसमें क्या होता था कि जो भी सुल्तान के सामने होता था वो अपने सर को क्या कहता है? घुटने पर बल कर अपने सर को जमीन पे चूमता था। इससे ये प्रकट करते थे कि आप राजा को क्या कर रहे हैं? राजा को सम्मान दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? व्यापक स्तर किसकी की बात कर रहा है कि व्यापक, यानी व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चोल शासक। कौन हो जाएगा? चोल शासक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चोल शासक। चलिए अब इसका भी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है कि चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था। ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थी। ग्राम क्या होते थे? स्वशासन की पूर्ण इकाई थी, और ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी कहलाते थे। कई ग्रामों के समूह को कुर्रम कहते थे। ध्यान में रखिएगा, कई ग्रामों के समूह को कुर्रम कहते थे, जो शासकों के इस अभिलेखों से इस व्यवस्था का विस्तृत प्रकाश पड़ता है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जितना क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये क्वेश्चन एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो व्याख्या है आपको भविष्य में भी बीपीएससी होने वाला है, वो आपको काफ़ी मदद करेगा। और प्रीवियस पेपर क्वेश्चन लगभग टच करता है, लगभग हर बार 20, 30, 40, 50 तो डायरेक्टली पूछ नहीं लेता है। चलिए आपको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का था कि प्राचीन कार्य निम्न से किससे संबंधित है? प्राचीन कार्य निम्न से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जाकर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन नंबर बी है मीनारों में टेल की दीवार बनाना। ऑप्शन नंबर सी है संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर डी है इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्राचीन कार्य की यदि बात करें, प्राचीन कार्य तो वो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की क्या कहता है? नक्काशी करना। ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता है प्राचीन कार्य मध्यकालीन स्थापत्य शैली है। स्थापत्य शैली है, इसमें पत्थर की दीवारों को बहुमूल्य पत्थरों तथा रत्नों से जड़ा जाता था, और इस प्राचीन कार्य में अर्ध कीमती और कठोर पत्थरों का प्रयोग करके एक कलाकृति बनाने का महान शिल्प है। क्या है? महान शिल्प है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनाए? कहता है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए क्या बनाए? कारखाना बनाए। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कर रहा है कि मुगल बादशाह अकबर को चित्रकला तथा वास्तुकला में अत्यधिक रुचि थे। उसके अनुसार चित्रकला ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करता है। अकबर के काल में चित्रकारा के लिए सही व्यवस्था की गई जो कारखाना कहलाता था। इसने ईरानी कलाकारों को बुलाकर आश्रय प्रदान किया, और इसके दरबार में अनेक भारतीय कलाकारों का भी आश्रय प्राप्त था। चित्रकला अकबर के भी दरबार में थे, और सबसे ज़्यादा यदि चित्रकला की प्रफुल्लित बात किया जाए तो वो जहांगीर के दरबार में ज़्यादा हुआ था। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, क्या कह रहा है, द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया है? लागू पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा लागू किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या, देखिए द्वैध प्रणाली की यदि बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा, क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है ना 1898 में 958 में 58 में स्टार्ट किया था द्वैध शासन, और इसको वारेन हेस्टिंग्स जो है 1773 में क्या किया इसको, जब ये बंगाल का प्रथम गवर्नर बने थे, प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, तब जाके ये क्या किया, इसको समाप्त कर दिया था। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर के युद्ध 1764 के बाद इलाहाबाद संधि के तहत लागू किया, और बंगाल के साथ ही बिहार तथा उड़ीसा में भी इसे लागू किया गया। बंगाल में द्वैध शासन का अंत जो है ना 1772, बोले ना 1772-73 में जो है ना वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर कहता कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद यानी धर्म सम्मेलन में जो क्या हुआ, भाग लिए थे? तो इसका सही आंसर सबको पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी प्रचलित की बात है, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के ही जन्मदिन पर यानी 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। दयानंद सरस्वती, वेदों की तरफ लौटो, ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी, इसका ही जो 9 अगस्त 1915 को जो वापस आए थे, उस दिन हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और राजा राम मोहन राय, आपको पता है ब्रह्म समाज का जो स्थापना किया था राजा राम मोहन राय, और सती प्रथा का लॉर्ड बेनियम बेंटिक के साथ 1928 में मिलकर इसको भी समाप्त किया था। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं व्याख्या। कहता कि स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित और प्रभावशाली भाषण भी दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कि 11 नंबर में कहता है कि 1927 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1927 की बात कर रहा है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहता है 1 जनवरी 1927 में ईस्वी में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम की दल की स्थापना, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल उसके महासचिव बने। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो यानी नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण की रचना किसने की है? यानी कि नील दर्पण की बात करें, नील दर्पण एक नाटक है, उसका जो है ना क्या किया, रचना जो है वो किसने किया? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। इसका सही आंसर क्या होगा? दीनबंधु मित्र। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर। कहता कि बंगला नाटककार दीनबंधु मित्र ने 1860 ईस्वी में प्रकाशित नाटक नील दर्पण एक सशक्त नाटक कृति ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। इसमें बंगाल का नील विद्रोह आंदोलन 1859-60 का वर्णन भी है, और इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वाले अंग्रेजों द्वारा शोषण भारतीय किसानों को पर जो अमानुषिक यानी कि अमानुषिक अत्याचारों की जो है ना बड़ी भावनापूर्ण अभिव्यक्त किए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 1760 का जो प्रसिद्ध है वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ में लड़ा गया? अंग्रेजों जो है ना किसके खिलाफ में लड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसियों के खिलाफ। किसके खिलाफ? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या है वांडीवास का जो युद्ध 1760 में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा, और युद्ध में फ्रांसीसियों की क्या हुई? हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उसे क्या कहता है, पांडिचेरी अंग्रेजों को क्या कहता है, सौंपना पड़ गया था। पर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीय पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? भारतीय पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसी को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो अधिनियम। ध्यान में रखिएगा, मार्ले मिंटो अधिनियम। कहता है 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम ने भारत का सचिव वायसराय नाम का मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण उदारवादियों की संतुष्ट करने के लिए किया गया था, उदारवादी को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। उसके बाद कह रहा है कि 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया, और इसीलिए लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक भी यानी पिता भी कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को। और क्योंकि इन्होंने इन सुधार के माध्यम से क्या कहते हैं, पृथक निर्वाचन मंडल का सिद्धांत भी आरंभ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न में से किस कॉलेज में
गांधी जी ने पढ़ाई की थी? कहता कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा शामल दास कॉलेज भावनगर, शामल दास कॉलेज भावनगर। व्याख्या देख लेते हैं। कहता कि नवंबर 1887 18 साल के गांधी ने अहमदाबाद के हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पूरी की और जनवरी 1888 में उन्होंने भावनगर राज्य के शामलदास कॉलेज में दाखिल ली। 1888 में शामलदास राजनगर भावनगर में कॉलेज में दाखिला लिया और उस समय कॉलेज उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली डिग्रियां देने वाली एकमात्र संस्थान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, 16 देख लेते हैं। 16 में कहता है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिए थे? नाना साहब ये भी भाग लिए थे, बेगम हजरत महल ये भी भाग लिए थे, उसके बाद कहता बेगम जीनत महल, मौलवी अहमदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। कहता कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखने वाला जीनत महल भी शामिल थी। जब देश में अंग्रेज हुकूमत हासिल करने के लिए उग्र थे तो बेगम जीनत महल ने अपने पति बहादुर शाह जफर को ललकारा था और उन्होंने कहा था कि उस समय गजलें गाकर, कहता यह समय गजलें गाकर दिल बहलाने का नहीं है। कानपुर से जो नाना साहब थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, ध्यान में रखिएगा, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और बहादुर शाह जफर था। वक्त खां ने दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों से 1857 में क्या कहता है कि विद्रोह के सक्रिय भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी काट दी गई है जिसमें सब ब्रेक एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो किस अधिनियम की बात कर रहा है? ये अधिनियम था 1935 का अधिनियम, ध्यान में रखिएगा 1935 का अधिनियम। चलिए नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का समाप्त करके केंद्र शासन पर द्वैध प्रणाली स्थापित किया गया। इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा, और वहीं जिन्ना ने इन्हें पूर्णतया सरा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर और स्वीकृत कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दांडी यात्रा कितने दिन तक चला था? दांडी यात्रा यदि बात करें तो इस कितने दिन तक चला था? 24 दिन तक। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसका देख लेते हैं व्याख्या। कहता महात्मा गांधी ने दांडी मार्च जो है ना 12 मार्च 1930 ईस्वी में अहमदाबाद के पास, कितना में ध्यान रखें, 12 मार्च 1930 ईस्वी में अहमदाबाद के स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक ऐतिहासिक पैदल मार्च किया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को मुट्ठी भर नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक आंदोलन को तोड़ा, जिसे दांडी मार्च और नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के रूप में से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत, ध्यान में रखिएगा, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुएं कितनी कातिल में है। चलिए तो इसका जो बोल है, इसका जो रचयिता है वो कौन लिखा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी ने नहीं, ना ही सूर्य सेन लिखे, चंद्रशेखर आज़ाद लिखे, ना भगत सिंह, ना राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इसका व्याख्या। कहता है सर्वप्रथम राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था जब काकेरी कांड हुआ था। तो काकेरी कांड में क्या गाया था, उसमें शामिल होने के कारण उसको फांसी पर लटकाया गया था। 19 सितंबर 1927 को जब शायरी के शौकीन होने के कारण उन्होंने जो बीत गया था। चलिए और लेकिन यह लिखा था पटना के, ध्यान में रखिए, वो तो गाया था 19 जब उसको फांसी हो रहा था, लेकिन यदि बात करें तो इसको लिखा था पटना के मशहूर शायर अजीमाबाद के बिस्मिल अजीमाबादी। ध्यान में रखिएगा, पटना के कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन हो गया था तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात में कौन सा आंदोलन शुरू हो गया था? तो इसी कौन सा आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन। ध्यान में रखिएगा, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। चलिए देख लेते हैं। कहता है कि स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है बंगाल विभाजन के विद्रोह में थी और इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत कोलकाता के टाउन हॉल के पास जो है ना, कोलकाता के टाउन हॉल के पास 7 अगस्त 1905, कितना बार? 7 अगस्त 1905 को एक बैठक में हो गई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई IAN के मुकदमा के पक्ष में पेश वकील कौन थे? तो पेश वकील कौन थे? भोला भाई देसाई। कौन थे? भोला भाई देसाई। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि
आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, जिसके बचाव दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया, जिसके पक्ष में नेतृत्व भूलाभाई देसाई द्वारा किया गया। कांग्रेस के डिफेंस टीम में सर तेज बहादुर सुप्रू के नेतृत्व में मुल्क के उस समय की नामी गिरामी वकील भोलाभाई देसाई, सर दिलीप सिंह, आसफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बख्शी सर टेकचंद, कैलाशनाथ काटजू, जुगल किशोर खन्ना, सुल्तान यार खान, राय बहादुर बद्री दास, PS रघुनाथन शरण इत्यादि क्या थे, शामिल हुए, जो खुद इन सेनानियों का मुकदमा लड़ने के लिए आगे आए थे। सर तेज बहादुर सुप्रू की अस्वस्थता के कारण वकील भूलाभाई, किसकी बात करते हैं, वकील भूलाभाई ने आज़ाद हिंद फौज के तीनों वीर सिपाहियों की तरफ से वकालत की थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 22, मैडम कामा ने भारत की तिरंगी की स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? तो कहाँ पर फहरा था? तो वो क्या कहता है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ध्यान में रखिएगा, कहाँ के, जर्मनी के स्टुटगार्ट। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहता है कि भारत की आज़ादी से 4 दशक पहले 1907 ईस्वी में क्या कहता है कि पहली बार भारत का झंडा 46 साल की फारसी महिला भिका जी गामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में फहराया। उन्होंने इसे भारतीय स्वतंत्रता का झंडा बताया। यह भारत के आज के झंडे से अलग आज़ादी की लड़ाई के दौरान बनाई गई कई और औपचारिक झंडों में से एक था। कहता अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये तो गलत है क्योंकि वो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। कौन थे? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे का रहा है कि चित्तरंजन दास देशबंधु, चित्तरंजन दास देशबंधु, हाँ इसको देशबंधु कहते हैं, चित्तरंजन दास को ही देशबंधु। इसको सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। विलियम वेडनर 1907 के कांग्रेस सभापति, ये भी गलत है, देख लेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के, वर्मा पेरिस नहीं इंग्लैंड में था, लंदन में। उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास को ही देशबंधु कहते थे। कहते चित्तरंजन दास का बहुत चर्चित उपन्यास देशबंधु हैं, वो 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत पहले सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे और दूसरे जो जवाहरलाल नेहरू थे, और 1889 तथा 1910 में विलियम वेडनबर्न ने कांग्रेस के सभापति के रूप में कार्य किए, और 1907 के अधिवेशन क्या कहता है, 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता राज बिहारी घोष किए थे। कौन के? राज बिहारी घोष। अब देखते हैं 1905 में लंदन में इंडिया हाउस के क्या थे संस्थापक के श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो किस दिन को? तो वो क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 को। कब किए थे? 26 जनवरी 1930 को किया गया था। चलिए इसका देख लेते हैं व्याख्या है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन क्या है? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई, और कांग्रेस कार्य समिति के सुझाव पर 26 जनवरी 1930 को देश के पहले प्रधानमंत्री क्या कहता है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडिया नेशन कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप। कौन सा हो जाएगा? होन्शु द्वीप। कौन हो जाएगा? होन्शु द्वीप। चलिए देख लेते हैं, होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या लिखा है? 22,07,660 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 22,07,660 वर्ग किलोमीटर। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप के मध्य पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रीनलैंड निम्न देश में किस देश का भाग है? नीचे दिया गया देश है, उसमें जो ग्रीनलैंड है वो ग्रीनलैंड की बात कर रहा है कि वो किस देश का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ध्यान में रखिएगा, जो ग्रीनलैंड है वो किसका हिस्सा है? डेनमार्क का। चलिए इसका भी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रीनलैंड लोगों की भूमि डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा एवं आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद यूरोप खास स्तर पर डेनमार्क की राजनीतिक भौगोलिक दृष्टि से यदि बात करें, ध्यान में रखिएगा, भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत, लेकिन यदि राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो ये डेनमार्क का है। ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग 26-27 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसका नेक्स्ट मैं करवाऊँगा ज़रूर।
जैसे हिस्ट्री वाला पार्ट लगभग हो गया है, तो इसके आगे ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, फिर उसके बाद बायोलॉजी है, फिर फिजिक्स है। आगे नेक्स्ट हर एक क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन को इस सीरीज़ को लेते हुए मैं धीरे धीरे बढ़ाते रहूँगा। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों तक पहुंचाने का कार्य कीजिए, और अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।